तो सबसे पहले बात ये कि हमने शुरू में जब कार्डियक कैथेटराइजेशन जब हमने ये बुक स्टार्ट की थी तभी हमने इसका पढ़ा था कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब है कोरोनरी एंजियोग्राफी। यानी कि अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको लिमिटेड कर दिया है कि जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज, उनकी हम स्टडी को बेसिकली क्या कहते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी। ठीक है। ये जो वेंट्रिकुलोग्राफी है ये वेंट्रिकल्स की स्टडी है, उनके प्रेशर की स्टडी है, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी है, उसके मस्कुलर फंक्शन की स्टडी है। उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। अब आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा जो कॉमन डिजीज है वो कार्डियक डिजीजेज है। और कार्डियक में भी सबसे कॉमन कौन सी डिजीज है जिसकी वजह से ज्यादातर हार्ट अटैक्स होते हैं? वो है, उसको कहते हैं कैड, CAD, ऑल्सो नाउन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है जी। आप इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी बोलते हैं। तो जो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज है इसके डायग्नोसिस के लिए आप फिर कौन सा टेस्ट करवाते हैं? फॉर डायग्नोजिंग आप परफॉर्म करवाते हैं एंजियोग्राम। इसके लिए ये डायग्नोसिस है, जबकि PCI की अगर बात करें तो वो आपकी इंटरवेंशन है। दिस इज योर डायग्नोस्टिक टेस्ट। एंजियोग्राफी जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं है उसमें होती, सिर्फ और सिर्फ आप उसमें डायग्नोसिस बनाते हैं। जैसे आप एक्सरेज करवाते हैं, आप CT करवाते हैं, उनमें किसी किस्म की कोई भी आपकी जो इंटरवेंशन है वो नहीं होती। तो सेम द केस विद एंजियोग्राफी। ठीक है जी। तो उसके लिए आप क्या करते हैं आपको पता है, आपने एक्सरे का पूरा वो सेटअप देखा है। इसके लिए सियाम होते हैं, कुछ फ्लैट पैनल्स होते हैं। तो आप पेशेंट को लटाते हैं, फिर आप उसके इर्द गिर्द जो है वो सियाम को मूव करते हैं, फ्लैट पैनल को मूव करते हैं और डिटेक्टर को मूव करते हैं, तो वो पेशेंट की पिक्चर्स देखता है, ठीक है, इमेजेस देखता है। तो उसमें आप जो है वेंट्रिकुलर फंक्शन भी देखते हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर इमेजिंग भी आप कर सकते हैं, कोरोनरी आर्टरीज को भी आप देख सकते हैं। फिर इसके अलावा कोई भी कार्डियक डिजीज आप इस पे असेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे मेन चीज का रोल हमारी जो कोरोनरी एंजियोग्राफी है उसमें ऑप्टिमल इमेजिंग हमारी बहुत वाइटल रोल प्ले करती है, ठीक है। अगर आपके इमेजेस ऑप्टिमल नहीं होंगे आपको परसेंटेज ऑफ द डिजीज पता नहीं लगेगा, कितने परसेंट स्टेनोसिस, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि इसमें आप पहले वेस्कुलर एक्सेस लेते हैं, फिर पेशेंट में कैथेटर की प्लेसमेंट करते हैं, फिर आप उसके करेक्ट व्यूज लेते हैं कंट्रास्ट इंजेक्शन देते हुए, ठीक है। फिर उसके बाद आप उन जो डिजिटल इमेजेस हैं उनको आप व्यू करते हैं, उनको आप देखते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कॉजेज होते हैं हमारे पुअर एंजियोग्राम। ये आपका UHS का शॉर्ट क्वेश्चन है और ये पेपर में आया हुआ है, शायद लास्ट ईयर में आया या उससे लास्ट ईयर में आया। तो ये UHS का SCQ है, इसको एक तो आप हाईलाइट कर लें। तो जो पुअर एंजियोग्राम है उसके कॉजेज की अगर हम बात करें, ये बुक पे आपकी टेबल दिया हुआ है, आपने उसको एज इट इज याद करना है और उसी तरह आपने उसको पेपर में लिखना भी है। जो कॉज है वो तीन तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं। कुछ पेशेंट फैक्टर्स होते हैं, आपको पता है। पुअर एंजियोग्राम में सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारे पास पेशेंट फैक्टर्स, फिर आपके पास क्या आ जाता है जी? एंजियोग्राफिक फैक्टर्स। फिर जनाब आपके पास आ जाता है इक्विपमेंट फैक्टर। यानी कि हो सकता है आपकी एक्सरे की इक्विपमेंट में किसी किस्म का कोई मसला हो, तो उस वजह से वो एरर आ रहा हो या आपके इमेजेस खराब आ रही हो। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये फैक्टर्स एक्चुअल में है क्या क्या, इनके अंडरलाइंग जो है वो कॉजेस क्या क्या है। तो जो तो आपके पेशेंट फैक्टर्स हैं उनमें सबसे पहले क्या आएगा? पेशेंट फैक्टर में आपका सबसे पहले आएगा ओबीज। पेशेंट बहुत ज्यादा ओबीज है, पेशेंट बहुत ज्यादा मोटा है, ठीक है, साइज उसका बहुत बड़ा है, ठीक है। ये चीज आ जाती है, आप इसको ओबेसिटी कह लें या आप इसको साइज कह लें। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है मूवमेंट।
पेशेंट बहुत इरिटेबल। पेशेंट जो है, जब भी आप उसको कंट्रास्ट का इंजेक्शन देते हैं तो वो बहुत ज्यादा मूव करता है। तो पेशेंट की मूवमेंट की वजह से भी आपके जो एंजियोग्राम्स है वो पुअर हो सकते हैं। ठीक है। फिर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के अंदर कोई हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, एंड व्हाट इट विल बी, जो हार्डवेयर कंपोनेंट होता है वो बेसिकली आपके पीपीएम्स हो सकते हैं, वो कोई क्लिप्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है। उनकी वजह से मेटेलिक आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता है अंडर एक्सरे आर्टिफैक्ट्स आते होते हैं। तो वो आर्टिफैक्ट्स की प्रोडक्शन की वजह से भी आपके जो एंजियोग्राम्स है वो पुअर हो सकते हैं। उनकी जो क्वालिटी है वो पुअर हो सकती है। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों आ जाता है आपके पास कोई किसी किस्म की पेशेंट की एनाटॉमिकल कंडीशन हो सकती है। और उनमें क्या क्या आता है? एनाटॉमिकल कंडीशंस में क्या क्या आएगा? उनमें आपके पास स्कोलियोसिस, काइफोसिस। ठीक है। यानी कि जो वर्टिब्रल एनोमलीज है, वर्टिब्रल कॉलम की एनोमलीज है वो हो सकती है, उसमें स्पोलियोसिस है। फिर या कोई फ्लूइड की वजह से हार्ट फील्ड पेशेंट का लार्ज हो सकता है, तो लार्ज हार्ट फील्ड हो सकती है। और इसके अलावा पेशेंट के जो लंग्स हैं वो कोलैप्स हुए हो सकते हैं। तो ये कुछ है आपके पेशेंट फैक्टर्स जिनकी वजह से जो एंजियोग्राम है वो आपका पुअर हो सकता है, उसकी क्वालिटी जो है वो पुअर हो सकती है। ठीक है। अब अगले हैं हमारे पास एंजियोग्राफिक फैक्टर। आपके ख्याल से एंजियोग्राफिक फैक्टर्स में क्या क्या आ सकता है? कौन सी चीजें हो सकती हैं? कैथेटर की इस शेप या फिर कैथेटर के शेप या साइज वगैरह रॉन्ग हो, ठीक है। या या उसका आपने ओरिजिन। कंट्रास्ट बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया हुआ है, ये चीज हो सकती है। ठीक है। तो इसमें दो तरह के मेन आते हैं, एक तो पुअर कैथेटर सीटिंग, या कैनुलेशन भी आप कह सकते हैं कि आपने प्रॉपरली अपनी आर्टरी को सही से कैनुलेट नहीं किया और उसकी वजह से आपका जो इमेज है वो खराब हुआ। ठीक है। तो रॉन्ग कैथेटर शेप ले ली है आपने, साइज रॉन्ग ले लिया, लाइक अगर उसमें आपने 3.5 है तो आप 4 के साथ उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, या 4 चाहिए और आप 3.5 के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वजह से भी आपके जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करेंगे आपके जो उसका रिजल्ट है इमेज का ऊपर। फिर आ जाता है जी पुअर कंट्रास्ट स्पेसिफिकेशन। आपने कंट्रास्ट बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया तो उस वजह से भी आपका इमेज अब सही नहीं आएगा। तो अगर कंट्रास्ट स्पेसिफिकेशन पुअर हो तो उस वजह से भी आपका जो इमेज है वो प्रॉपर नहीं आता। आपने उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा स्मॉल ले लिया, आपने उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, तो ये आ जाता है। अब आ जाते हैं हम इक्विपमेंट की तरफ। तो इक्विपमेंट में सबसे पहले आ जाता है कि उसके जनरेटर में प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉपर एक्सरे जनरेट नहीं हो रही। ठीक है। जनरेटर में प्रॉब्लम है, उसको प्रॉपर जो वोल्टेज चाहिए होता है वो ही नहीं मिल रहा। ठीक है जी। वो कोई हाई हीट की वजह से हो सकता है, केवीपी आपने बहुत ज्यादा हाई कर दी है, या आपने पल्स विड्थ इसकी बहुत ज्यादा कम कर दी है, तो उन इन सब की वजह से भी ये डेवलप हो सकता है। फिर जो है एक्सरे की ट्यूब में प्रॉब्लम है जी। पहले तो उसको जो आप वोल्टेज दे रहे थे उसमें प्रॉब्लम था, फिर एक्सरे की ट्यूब में प्रॉब्लम है कि वो प्रॉपर एक्सरे जनरेट नहीं कर रही। ठीक है। एनोमलस ओरिजिन का ये मतलब है, जैसे मैंने आप लोगों को एलईडी और उसका एक प्रॉपर ओरिजिन बताया था कि लेफ्ट साइड से लेफ्ट आपकी कोरोनरी आर्टरी अराइज करे, लेकिन इन सम पेशेंट्स क्या होता है कि जो एलसीएक्स होती है उसका एनोमलस ओरिजिन होता है और वो कई बार राइट साइड से अराइज कर रही होती है। अगर इस तरह कोई उसके ओरिजिन चेंज हो जाए तो उसको एनोमलस ओरिजिन कहते हैं। और सब सिलेक्टिव कैनुलेशन का मतलब यह है कि आपने प्रॉपरली उसको कैनुलेट नहीं किया। अगर उसका एरिया इतना बड़ा है तो आप सिर्फ इतने एरिया में कैनुलेट कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं सब सिलेक्टिव कैनुलेशन। तो जनरेटर प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सरे प्रॉब्लम हो सकती है कि एक्सरे प्रॉपर जनरेट नहीं हो सकती, वो एनोड की फिटिंग हो सकती है। फिटिंग एनोड आपको पता है, आपने पढ़ा है।
कोई फोकल स्पॉट एरर हो सकता है, कोई ज्योमेट्री एरर हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। इंटेंसिफाई प्रॉब्लम है, आपकी कोलिमेशन प्रॉपर नहीं है, तो ये सब चीजें इसमें आ सकती हैं। फिर या आपके डिजिटल एंड पे प्रॉब्लम है, इमेज एक्विजिशन पे, तो उधर भी मसला हो सकता है, आपकी स्क्रीन मेल फंक्शन है, तो डिजिटल इमेजिंग प्रॉब्लम्स भी इक्विपमेंट फैक्टर्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये यूएचएस का बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, दैट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पुअर एंजियोग्राम्स, तो उसमें ये आपने लिखना है, ये आपके 5 नंबर है, ये आपने इसी तरह लिख के आना, जिस तरह बुक में टेबल बना हुआ आप इसी तरह टेबल बना के लिख के आएंगे, ठीक है। फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ पुअर एंजियोग्राम्स, आप उसकी कैटेगरी पहले बताएंगे, फिर आप इस तरह से उसको हाईलाइट करके लिख देंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अगला हम लोगों ने पढ़ना है वो है पेशेंट प्रिपरेशन फॉर कोरोनरी एंजियोग्राफी, कि आप पेशेंट को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। ये वही वाली प्रिपरेशन है जो पहले हमने बार 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 पढ़ ली हुई है, और इनको अब आप मेरे साथ यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट जल्दी से हम डिस्कस करते हैं इस एरिया में। आप मुझे बताएंगे, एक पेशेंट आपके पास आता है, आप उसको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। अच्छा लाइबा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपको जो है ना गूगल का यूज करना आना चाहिए, आप वहां से पहले सर्च करें, अगर फिर समझ नहीं आती फिर आप टीचर से पूछें, ठीक है। अपने आप को गूगल का यूज बताएं, गूगल किस तरह से यूज करते हैं। अब आप लोग माशाल्लाह से जो है ग्रेजुएशन आपका होने वाला है, 1 साल रह गया है। अच्छा जी, आप पेशेंट की प्रिपरेशन की तरफ आते हैं कि आपने पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले कौन सी चीज आएगी, 1, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। नंबर 2 पे क्या आएगा, आपने पेशेंट की कंसेंट ले ली, उसके बाद आप पेशेंट को क्या कहोगे, क्या बताना है आपने पेशेंट को। कंसेंट के अलावा पेशेंट की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, हर तरह की उसकी एलर्जीज वगैरह डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपके पास ये है कि मेडिसिन की हिस्ट्री मौजूद आपके पास होनी चाहिए, कि पेशेंट किस किस तरह की मेडिसिन पहले ले रहा था, और कौन सी मेडिकेशन जो है वो बाद में उसने यूज करनी है, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। और वो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उसकी मेडिकेशन एलर्जीज, कि उसको किस किस चीज से एलर्जी है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उस बेस पे आप पेशेंट को बाद में मैनेज कर सकते हैं। अगर उसको प्रीवियसली कंट्रास्ट मीडिया एलर्जीज रह चुकी हैं तो आपको उसे प्रोसीजर से पहले ही जो है वो डोज देनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसको बाद में कोई मसला। और इसके लिए आप पेशेंट को पहले से एस्पिरिन दे देते हैं कुछ पेशेंट्स में, वैसे तो ज्यादातर हर जगह पे यही है कि 325 जो मिलीग्राम आप एस्पिरिन है वो दे सकते हैं, ताकि ड्यूरिंग प्रोसीजर आपके क्लॉटिंग ना हो। तो आपने पेशेंट को देनी है एस्पिरिन 325 मिलीग्राम, यदि पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। फिर आपने उसको बाद में वार्फरिन स्टार्ट करवानी है, कंटिन्यू करवानी है, नहीं करवानी है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर पेशेंट की जो एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन है, क्लोपिडोग्रेल वगैरह पिडोग्रेल वगैरह, वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो आपने किस किस प्रोटोकॉल के साथ पेशेंट को देनी है। अगर तो इंटरवेंशन आपने करनी है तो बाद में आपको ये सारी की सारी एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन जो है ये देनी होगी, एस्पिरिन भी देनी होगी आपको, जो है हेपरिन देनी होगी आपको, क्लोपिडोग्रेल वगैरह जो हमने पढ़ी एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, ये सब देनी होगी। तो ये है कुछ जनरल पेशेंट प्रिपरेशन डॉक्यूमेंटेशन ये। फिर उसके बाद अगर वो पेशेंट टेबल पर आ जाता है तो टेबल प्रिपरेशन सेपरेट होती है। वो आपको पता है कि पेशेंट को अपने ड्रिप्स के साथ कवर करना है, जो उसके स्टरलाइज होते हैं, फिर उसकी पूरी ट्रॉली आपने एक प्रिपेयर करनी होती है, तो वो सब चीजें उसमें आ जाती है। अब आगे हमने पढ़ना है कि जो क्रोनिक एंजियोग्राफी है इसमें जो है कह लें कि उसमें कुछ तरीका कार है, इसके कुछ व्यूज है, कुछ नोमेनक्लेचर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें प्रॉपरली अब कोरोनरी एंजियोग्राफी की,
अब हम पढ़ेंगे व्यूज स्पेसिफिकली जो हमारे एनजीओ से रिलेटेड है, ठीक है जी। इसका गोल क्या होगा मेन कोरोनरी एनजीओ का? कोई भी आप प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उसका कोई ना कोई गोल होता है जो अचीव करना होता है। तो जो कोरोनरी एंजियोग्राफी है इसका जो मेन एक पॉइंट है या इसका जो एक मेन गोल है वो यही है कि आप कोरोनरी आर्टरी को टू विजुअलाइज कोरोनरी आर्टरीज, ब्रांचेस, उसके ब्रांचेस, फिर उसके अलावा क्या होता है, ब्रांचिंग के अलावा और कौन सी चीजें जो है वो उसमें कहने की जरूरी होती है, देखिए उसके कोलेट्रल्स, फिर अगर कोई एनोमलस है तो वो भी एनोमली विद इनफ डिटेल टू मेक अ प्रीसाइज डायग्नोसिस। इतनी डिटेल आपको होनी चाहिए कि इनकी डिटेल इतनी होनी चाहिए कि आप उस पर डायग्नोसिस बना सकें। ठीक है, तो ये आपका मेन क्या है, रोल ऑफ एनजीओ। ठीक है, अगर एनजीओ में कोई किसी किस्म का मसला आता है तो फिर आगे आप प्रोसीड करते हैं कि आपने पेशेंट की इंटरवेंशन करनी है या नहीं, और वो इंटरवेंशन क्या कहलाती है, पीसीआई। पीसीआई स्टैंड्स फॉर पर क्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, और इसमें आप करते क्या है, स्टेंट प्लेसमेंट। ठीक है जी। तो इसलिए आप इस प्रोसीजर को यूज करते हैं ताकि आपका डायग्नोसिस बेहतर बन सके और उसके बाद आप उसको देख सकें। आपकी जो कोरोनरी एंजियोग्राम है उसमें ब्रांचेस नजर आनी चाहिए, कोलेट्रल्स नजर आनी चाहिए, उसकी एनोमलीज नजर आनी चाहिए, जिसमें आप थ्रोम्बस देख सकें, आप उसकी एनोरिज्म वगैरह देख सकें। व्हाट इज एनोरिज्म? एनोरिज्म क्या होती है बच्चों? डायलिटेशन। एबनॉर्मल डायलिटेशन, लाइक अगर आपकी ये आर्टरी है और उसकी अगर इस तरह से डायलिटेशन एक जगह से हो गई है तो आप उसको एनोरिज्मल डायलिटेशन कहेंगे। ठीक है, वो एक जगह से यूं हो जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी इसके अंदर जो है वो क्लियर होनी चाहिए। आपकी जो एक एनजीओ आप परफॉर्म करते हैं तो उसमें ऑप्टिमल उसका ये है कि उसमें हर चीज क्लियर हो जाए, आप लेंथ मेजर कर सके, आप उसमें कैल्शियम देख सके, हर चीज। अगर तो आपकी पूरी की पूरी आर्टरी बंद है तो आप उसको क्या लिखते हैं, आप उसको लिखते हैं CTO। अगर कहीं पे आप CTO लिखा देखिए तो इसको कहेंगे क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन। ये नहीं कि अगर आपका ये एंड यहाँ से एक, अब ये लेफ्ट मेन स्टेम है और यहाँ से आगे आपकी ये एलईडी आ रही है, इधर से आपकी LCX टोटली यहाँ से बंद है, ये तो आपकी हाईलाइट होगी, LCX यहाँ से हाईलाइट नहीं होगी, तो इट इज CTO। आप यहाँ लिख देंगे CTO LCX, क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन है आपकी क्रोनिक इसकी LCX। ठीक है जी। तो इनके मेनली जो सीटीओस आर्टरीज होती है ना, जो टोटली अक्लूड होती है, इनकी कोई ना कोई इनको कोलेटरल ब्रांच के जरिए सप्लाई जरूर मिल रही होती है। और कोलेटरल ब्रांच क्या होती है कि हो सकता है इसकी कोई ब्रांच जो हो, यहाँ से सेप्टल वाली इसको सप्लाई दे रही हो सकता है यहाँ से कोई सप्लाई दे रही हो। तो इस तरह वो कोई ना कोई कोलेटरल ब्रांच होती है किसी और आर्टरी की जो उसको सप्लाई दे रही होती है, तो उनको भी आपने फिर इस एनजीओ में कवर करना होता है। और कुछ व्यूज की हम फिर बात करेंगे तो वो व्यूज आप अपने अकॉर्डिंग अपनी फिर अनेटमी के अकॉर्डिंग, जो एनेटमी आपको नजर आ रही है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने व्यू जो है उनको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर ये होता है कि जो आप एंजियोग्राफिक प्रोजेक्शंस ले रहे होते हैं, रूटीन के,
जो व्यूज हैं उनको आप प्रोजेक्शन भी कहते हैं। आप लोगों की, मुझे लगता है ये बुक में ही ये डिफरेंस है, व्यू में और प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो ये आप लोगों ने सर्च करके मुझे बताना है, ये आपके असाइनमेंट है, मैं कल वाली क्लास में पूछूंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्यू एंड प्रोजेक्शन। ठीक है। अच्छा जी, अब जो आपका एंजियोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो किस टाइम पे, वो आप उसको कह सकते हैं कि वो एक ऑप्टिमाइज है। तो जो रूटीन आप एंजियोग्राफिक व्यूज ले रहे होते हैं, एक तो वो आपके आर्टरी के ओरिजिन प्लस उसका कोर्स, यहाँ से ये ओरिजिनेट की है, कहाँ तक ये ट्रेवल की है, ये पूरे का पूरा इसको दिखाना चाहिए। एक आपका ऑप्टिमल जो व्यू है वो ये होता है, उसकी ब्रांचेस दिखानी चाहिए। और आपने 2 से 3 डिफरेंट प्लेन्स में वो लेना होता है। ठीक है, आपको प्रोजेक्शन जो है मैंने आपको बताया कि कोरोनरी एनाटॉमी के अकॉर्डिंग सेक्शन आप उसको चेंज कर सकते हैं। फिर जो कैथेटर्स हैं, सिलेक्शन ऑफ कैथेटर्स अब आ गया। कैथेटर की सिलेक्शन जो है ये 2 चीजों पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटर कि वो क्या चीज जहन में सोच के चल रहा है, वो किस लिए ले रहा है ये कैथेटर। फिर डिपेंड्स ऑन अनेटमी ऑफ द पेशेंट, कि आप पेशेंट की अनेटमी क्या है, किस अनेटमी के साथ आप डील कर रहे हैं। तो उसको भी, उसके लिए भी फिर ये आप उसके मुताबिक भी आप वेरी कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको जनरल व्यूज बताऊंगी जो आपने याद रखने हैं। हर जगह यही व्यूज यूज होते हैं, यही पूछे जाते हैं। वो एक छोटी सी उसके ऊपर लिख के आप अपनी बुक में पेस्ट कर सकते हैं। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो नोमेनक्लेचर है, 1 मिनट जरा होल्ड करें। अच्छा जी, अब अगर हम इसकी नोमेनक्लेचर की बात करें तो आपको पता है कि इस केस में जो, अगर हम यू सियाम की बात करें, लेट्स सपोज दिस इज सियाम, ये आपका टेबल है, तो यहाँ पे आपका वो फ्लैट पैनल होता है और ये आपकी ट्यूब, लेट्स सपोज दिस इज योर ट्यूब। तो ये है आपका इंटेंसिफायर, इसको आई आई भी बोलते हैं, और ये है आपकी ट्यूब। तो इसमें ये आपका पेशेंट टेबल, ये जो आपकी सी आर्म है इसने इसके इर्द गिर्द रोटेट करना है। ये रोटेट करेगी, डिफरेंट तरह के हम व्यूज लेंगे। अब व्यूज की मैंने आपको बताया था, एक है एपी, एक है राइट एंटीरियर ऑब्लिक, एक है एल ए ओ लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक, और एक इसके अलावा आ जाती है कि हेड साइड पे है या फीट की साइड पे आप आ रहे हैं तो क्रेनियल, और एक आ जाती है कॉर्डल। ये आपको पहले पता हो तो फिर हम आगे उसको जिस तरह से मॉडिफाई करते हैं वो चीजें आपको याद हो। जो एपी पोजिशन होती है, अच्छा, जो ये चीज है, आई आई स्टैंड फॉर इमेज इंटेंसिफायर। ठीक है, ये डबल आई जो है इमेज इंटेंसिफायर है, तो मैं यहाँ पे आई आई लिखूंगी, उसकी पोजीशन की हम बात करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि वो राइट एंटीरियर ओब्लिक बन रही है, वो एपी पोजीशन बन रही है, वो कौन सी पोजीशन बन रही है। तो जो इमेज, अगर ये स्ट्रेट पोजीशन आपकी जो है ये आई आई पोजीशन है, एपी पोजीशन है, आई आई की ये पोजीशन आपकी एपी पोजीशन कहलाती है। अब अगर हम इसको एक बार डिनोट कर लेंगे, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है पेशेंट की, यहीं पे आपका क्रेनियल बनता है, ये आपका कॉर्डल बनता है। तो राइट साइड पे, लेफ्ट राइट हो या लेफ्ट हो, अगर आपकी ये पोजीशन बन रही है जिस तरह मेरे हैंड्स हैं, तो ये आपकी एपी पोजीशन है। तो जो इमेज इंटेंसिफायर है, ये आई आई स्टैंड फॉर इमेज इंटेंसिफायर ओवर द पेशेंट और स्ट्रेट डायरेक्शन में है। ठीक है जी। और पोस्टीरियर टू एंटीरियर, जो आपकी एक्सरेज हैं वो कैसे एंटर हो रही होती हैं, पोस्टीरियर से एंटीरियर, नीचे से जा रही हैं तो यूं ही जाएंगी, तो ये पीए पोजीशन से निकल इस तरह बनती है, इसलिए पोस्टीरियर टू एंटीरियर जा रही है। अगर आप आर्य पोजीशन की बात करें तो जो ये पोजीशन है आपकी आई आई की, वो इस तरफ होगी।
मैंने अपने हैंड के अकॉर्डिंग बताया, वैसे नॉर्मली अगर टेबल पे पेशेंट है तो ये लेफ्ट साइड है, इस साइड वाली राइट होती है। तो इस तरफ अगर आप इसकी डायरेक्शन यहाँ ले आए हैं, देन दिस इज योर राइट। पेशेंट के राइट पे अगर आ गया है तो वो राइट एंटीरियर पोजिशन है, राइट साइड पे है। ठीक है, और एंटीरियर साइड पे है और ऑब्लिक है। अब आप देखें ना, एक चीज आपकी यूं स्ट्रेट है और एक उसी को आपने यूं इस पोजिशन में आप ले आए हैं, या इसमें अगर आपको नजर आ रहा है इस तरह आप ले आए हैं, ये लेफ्ट साइड पे, तो ये उसकी लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन बन जाएगी। अगर आप उसको इस साइड पे ले आए हैं उसी के ऑपोजिट उतना ही, तो वो आपकी राइट एंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन बनेगी। या आप नेट से देख सकते हैं इसकी पोजिशनिंग को। तो इसमें जो इमेज इंटेंसिफायर है टूवर्ड्स लेफ्ट। क्रेनियल का ये है कि आपने टिल्ट दिया है टूवर्ड्स हेड, और कॉर्डल में टूवर्ड्स फीट। अगर आपका ये इमेज इंटेंसिफायर, लेट्स सपोज ये ब्लैक वाला, आप इसको इस तरफ ले आते हैं, ठीक है, और फिर आप इस ब्लैक वाले को इस तरफ ले आते हैं उसके पाँव वाली साइड पे, तो उसको क्रेनियल और कॉर्डल एंगुलेशन बोलते हैं। तो ये नोमेनक्लेचर है जो आपको पता होनी चाहिए कि एमसीक्यू इसमें से बनते हैं। ठीक है, अब जो प्रोजेक्शंस हैं एनजीओ की, मैम हम उनकी बात कर जी बताएं। मैम राइट एंटीरियर ओब्लिक में हम ये कह रहे हैं कि इमेज रिसेप्टर इन टच है पेशेंट की राइट साइड से। राइट साइड से इमेज रिसेप्टर रहना ही ऊपर है और टुवर्ड्स राइट रहना है उसमें। लेट्स सपोज दिस इज योर पेशेंट और उसका इमेज इंटेंसिफायर, अगर उसकी असेंबली ये है, पहले आपका वो एपी में यूं था, जैसे मेरा रेड बॉल पॉइंट बिल्कुल ब्लैक के ऊपर है। अब अगर मैं इसको कह रही हूँ कि इसको मूव करूं मैं राइट एंटीरियर ओब्लिक में, तो दिस इज पेशेंट्स राइट, दिस इज पेशेंट्स लेफ्ट। ठीक है, पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है, तो अगर मैं इसको रोटेट करके इस तरफ ले आई हूँ इस तरह से, ठीक है, तो ये मेरी राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन है, इसी इसी एरिया में होता है आपका। और अगर यहीं से मैं इसको घुमा के इस तरफ ले जाऊं इसी एरिया में उतने डिग्रीज पे, तो वो मेरी बन जाएगी लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे राइट जो है आरएओ क्रेनियल पोजिशन में जाना है। अब राइट पे भी होगा, ये इसका राइट भी होगा, तो ये क्रेनियल भी होगा, तो मैं इसको इस तरफ टिल्ट दूंगी। फिर मैं कह रही हूँ मेरा आरएओ भी हो और कॉर्डल भी हो, तो मैं इसको यू पोजिशन लाऊंगी यहाँ पे। वो कॉर्डल की फिर आपको डिग्रीज बताए जाते हैं कि आपने वो पोजिशन कितने डिग्रीज लानी है। अब हम पढ़ते हैं एनजीओ के व्यूज। व्यूज जो है एक ही बार अब यहीं पे याद कर लें, आगे भी आप जाएंगे जिस मर्जी सेटअप में जाएंगे दूध वही होने हैं। बुक में अब हम लोगों ने पढ़ लिया है एंजियोग्राफिक नोमेनक्लेचर का भी एक बीच में टॉपिक, वहां तक हम करना है। ठीक है, स्टार्ट से लेकर एक तो आपने ये रीड करना है, और उसके बाद आ जाता है आपने हमने जो अगला स्टार्ट करना है वो जो है वो नॉर्मलनेस कौन सी है या कौन सी है। इसमें हमारा अब आज का इतना भी कवर हो जाएगा जो 108 पेज पे है कि राइट क्रोनरी और उसकी जो है वो डोमिनेंस वगैरह की उसमें बात हुई है। तो अब हम जो नीट करके अब हम बात करेंगे व्यूज, इसको अच्छे से सुनना है। और हाँ जी, एक आपकी है राइट कोरोनरी आर्टरी, एक आपकी है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। दोनों के डिफरेंट व्यूज होते हैं, इतने भी डिफरेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, अकॉर्डिंग टू कह लो कि साइड जो है ये इनके डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, आप अगर राइट को आप कर रहे हैं ना, तो सबसे पहली चीज आपके पास ये आती है कि आपने कैथेटर को एंगेज किस पोजीशन में करना है। कि बहुत जगहों पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैथेटर कब एंगेज, किस पोजीशन में आप एंगेज करेंगे। तो आरसीए के केस में कैथेटर आप एंगेज करते हैं इन एल ए ओ। आप एलएओ पोजीशन में आप कैथेटर को एंगेज करते हैं। इसमें आप कैथेटर एंगेज करते हैं स्ट्रेट एपी में, डी एस फॉर स्ट्रेट एंड एपी, यानी कि जो एपी पोजीशन होती है आप उसमें इसको एंगेज करते हैं। ठीक है, फिर आरसीए के मेन आपके दो ही व्यूज होते हैं। एक इधर ही आप ले लेते हैं एलएओ में जहां पे आपने कैथेटर एंगेज किया, फिर आप करते हैं उसके लिए एलएओ 30 डिग्री क्रेनियल। इन सम केसेस अगर आपने आरवी एंजियोग्राम करना है, ठीक है, या आरवी साइड से आपने उसको देखना है, तो आप एक एडिशनल व्यू भी करते हैं, वो आ जाता है आर ए ओ। ठीक है, राइट एंटीरियर ऑब्लिक, और वो भी 30 डिग्रीज होता है। यहाँ पे जितनी एंगुलेशन हम पढ़ते हैं वो 30 डिग्री तक होती है। लेफ्ट
फिर जो RO30 है फॉर LV एंजियोग्राम, RO30 डिग्री, यही वाला सेम जो आपका है, इसको आप फॉर LV एंजियोग्राम यूज करते हैं, भी आपने यूज करना है। ठीक है। अब LCA के व्यूज जरा ज्यादा होते हैं बनिस्बत राइट क्रोनिक। उसमें आप सबसे पहले आपने एपी में उसको एंगेज किया कैथेटर को, फिर आप आ जाएंगे RO कॉर्डल। और ये कॉर्डल मैंने आपको बताया है कि ये 30 डिग्री ही होता है एंगल। ठीक है। फिर आप करते हैं RO क्रेनियल, उसमें RO भी 30 होता है, उसमें क्रेनियल भी 30 होता है, तो ये दोनों का 30-30 है। ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है, कुछ जो है इसमें 35 तक भी एंगल करवा लेते हैं जहां पे एलईडी उनको प्रॉपर नजर आ रही है। फिर एक व्यू आपके पास आता है एलओ कॉर्डल। इसमें इसकी एक सिग्निफिकेंस है, इसमें एलओ आपका 60, कॉर्डल आपका 30। इसका नाम है एक व्यू का स्पाइडर व्यू, क्योंकि इसमें आप यूं ऊपर से देख रहे होते हैं तो वो स्पाइडर की तरह तीनों तीनों आर्टरीज जो है वो आपको बिखरी हुई नजर आती हैं। इसलिए इस व्यू का नाम है एलओ कॉर्डल, LO60 कॉर्डल 30, आप उसको नाम देते हैं स्पाइडर व्यू का। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है जी आपके पास एलियो क्रेनियल, आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है। एलियो कॉर्डल भी हो गया, एलियो क्रेनियल भी हो गया, आर्यो कॉर्डल भी हो गया, आर्यो क्रेनियल भी हो गया। फिर कुछ लोग एपी क्रेनियल और एपी कॉर्डल भी कर लेते हैं, इसके लिए ये एडिशनल है। एपी क्रेनियल एंगल सिर्फ और सिर्फ ज्यादा इसमें एलियो का होगा, बाकी आपका हर जगह पे ये 30 डिग्री ही रहेगा। तो ये व्यूज हैं, जहां भी आप जाएंगे यही व्यूज आपसे पूछे जाएंगे। इन व्यूज को अच्छी तरह अपनी बुक में लिख लें। अब आप लोगों की असाइनमेंट है, असाइनमेंट ये है आपने मुझे देख के बताना है कि अब इन व्यूज में आपको एरिया कौन कौन सा नजर आएगा। अगर आप आर्यो कॉर्डल करते हैं तो वो किस आर्टरी के लिए है, LCX के लिए कर रहे हैं या LAD के लिए कर रहे हैं। अगर एलएओ कॉर्डल कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, हम ये मेन स्टेम्स देखने के लिए करते हैं, LCX की लेफ्ट मेन को, फिर उसके बाद LAD वगैरह। और फॉर LV एंजियोग्राम को पूछे तो RO30 डिग्री। तो ये सारे के सारे आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। तो ये आपकी बुक का जो उन्होंने 3-4 पेजेस में इसको लिखा हुआ है, ये इतने में आपका कवर हो जाएगा। ये व्यूज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो पूछें, अभी करते हैं। फिर हम इंशाल्लाह, अच्छा जी, बुक पे अगर आप आ जाए तो उसमें उसने यही लिखा हुआ है कि वो थंब के जरिए वो आपको पोजिशनिंग बता रहा है। अगर पेज नंबर 108 पे आप आए तो वो एंगुलेशन वगैरह हर चीज वगैरह वो इसी में वो मॉडल के जरिए आपको बता रहा है कि आपको कौन कौन सी चीज जो है वो नजर आएगी। तो लेफ्ट के लिए उसने लिखा है कि एपिकॉर्डल, और आप आरओ करते हैं जिसमें आप लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी आप देख सकते हैं। तो ये उसने लाइन में लिखा हुआ है, आप ये नेट से लिखेंगे तो आपका ये पार्ट भी इसमें कवर हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगी तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन वैसे आपको मिल जाएगी। तो स्पाइडर व्यू जो है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का होता है, और वो किसका नाम है, एलियोकॉर्डल व्यू का। ठीक है। डायगनल्स आपकी, हल्का सा अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी देखनी है मेन स्टेम्स वगैरह, तो वो स्पाइडर में नजर आएगी। अगर आपने डायगनल्स देखनी है उसी की, तो उसके लिए आप फिर आर्यो क्रेनियल व्यू करते हैं। जो एलियो क्रेनियल है, CR स्टैंड्स फॉर क्रेनियल, ये दिखाता है लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, LMC है, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी दिखाता है। ठीक है। और जो आर्यो कॉर्डल है, सी